ओके, सो वी विल कंटिन्यू विथ मेट्राइसिस। हम लोग मेट्राइसिस पे आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट है इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसिस और एल्जेब्रा ऑफ मेट्राइसिस। तो मैट्रिक्स में इक्वालिटी, इनइक्वालिटी या जो उसकी एल्जेब्रा होती है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, उस पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसिस। तो मेट्राइसिस में अगर दो मेट्राइसिस हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी से डिनोट करते हैं हम इसको, अगर वो इक्वल है तो उसकी क्या कंडीशंस होनी चाहिए, कैसे डिफाइन किया जाए। तो इन शॉर्ट, दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होगी अगर दोनों का ऑर्डर सेम हो, सबसे फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ईच आई एंड जे एलिमेंट, जो भी ith रो और jth कॉलम पे पोजीशन पे एलिमेंट है, वो सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ वन इज एग्जैक्टली अ डुप्लीकेट ऑफ अदर। कहने का मतलब है, अगर ये कैपिटल ए है और ये है 1 2 3 4 के बराबर, और कोई दूसरा कैपिटल बी है, वो है XY 3 4 के बराबर। सो ये दो मैट्रिसेस इक्वल अगर हैं तो x को 1 ही होना पड़ेगा, y को 2 ही होना पड़ेगा। सबसे पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हमने 2 क्रॉस 2 पे चर्चा की है, तो इसलिए दोनों के ऑर्डर तो सेम है ही। और अगर वाकई में दोनों इक्वल हैं तो हर एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए हर लोकेशन पे। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 1 है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे 1 ही होना चाहिए। ये 4 है तो ये भी 4 ही होना चाहिए। इन शॉर्ट, एग्जैक्टली डुप्लीकेट होने चाहिए एक दूसरे के। अगर मैं कैपिटल बी मैट्रिक्स को ऐसा कुछ बोलता हूँ, XYZ, लेट से 3 4 0, तो ये ए और बी मैट्रिक्स अब कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकते, चाहे XYZ कोई भी वैल्यू ले ले। क्यों? क्योंकि इसके लिए पहली कंडीशन ही सेट नहीं होगी कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है तो वो इक्वल नहीं हो पाएंगे। इन शॉर्ट, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ वन इज कंप्लीट फोटोकॉपी या डुप्लीकेट ऑफ अदर। फोर्थ पे हम बात करते हैं पॉइंट पे, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करें, कुछ रूल्स होते हैं, आप समझ लीजिए, बहुत आसान से इजी से रूल्स होते हैं। तो एडिशन का मतलब है दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम ऑर्डर का आएगा। और सबसे पहले तो ये चीज कि दो मैट्रिक्स को ऐड करने से पहले आपको ये भी समझना है कि ए और बी का ऑर्डर भी सेम होना चाहिए। अगर ए और बी का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम ऐड नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करता हूं, तो ए अगर है मैट्रिक्स 1 2 3 4 और बी कोई मैट्रिक्स है लेट से 5 6 0 8, तो अभी दोनों का ऑर्डर सेम है तो मैं एडिशन परफॉर्म कर सकता हूं। और जो एडिशन वाली मैट्रिक्स आएगी वो एक ऐसी मैट्रिक्स आएगी जिसका ऑर्डर सेम होगा। जो ए और बी का ऑर्डर है वही उसके एडिशन का भी ऑर्डर होगा। और आप सिंपली करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। तो यहां मैं लिखूंगा 1 + 5, यहां मैं लिखूंगा 2 + 6, यहाँ पे 3 + 0 एंड यहाँ पे 4 + 8। तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी बिल्कुल ऐसे ही परफॉर्म होगा। अगर यहां पे प्लस की जगह माइनस होता तो ये सारे ऑपरेशंस माइनस हो जाते अकॉर्डिंगली। मल्टीप्लीकेशन ऐसे वर्क नहीं करता है। तो मल्टीप्लीकेशन कैसे वर्क करता है उसके पे आगे बात करेंगे। मल्टीप्लाई आप ऐसे मत कर दीजिएगा, मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा अलग होता है। तो दो मैट्रिसेस ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी किया कर सकते हैं हम अगर उनका ऑर्डर सेम है। और करेंगे कैसे? एलिमेंट वाइज। अच्छा, डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। सो डोंट मिक्स इट विद द डिटर्मिनेंट्स। अगर एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, एक दूसरा डिटर्मिनेंट है 5 6 0 8, तो इन दो डिटर्मिनेंट्स को अगर मैं ऐसे ऐड करूं तो आप लोग ये अगर लिखते हो, अगर आप ऐसा कुछ लिख रहे हो, डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, तो ये गलत है। ऐसा इक्वल नहीं लिख सकते। डिटर्मिनेंट्स में ये चीज नहीं चलती, ये चीज मैट्रिसेस की चीज है, ठीक है। आप लोग वैल्यूज कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हो। तो डिटर्मिनेंट में हमेशा वो इक्वल नहीं आएगा, मैट्रिसेस में उसका डेफिनेशन ही इस हिसाब से है। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले ट्रेस। तो जो ट्रेस होगा, ट्रेस सेम होगा, ये आप लोग बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हो। क्योंकि अगर मैं पहले ही डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दूं और फिर मतलब ए के डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दूं, बी के डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड कर दूं और उनको आपस में बाद में ऐड करूं, या फिर मैं पहले मैट्रिक्स एडिशन परफॉर्म करूं और फिर उसका ट्रेस निकालूं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो दोनों सेम ही आएंगे। आप लोग एक दो एग्जांपल्स खुद से कंस्ट्रक्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं। फिर कुछ प्रॉपर्टीज जो ध्यान में रखना, रियल नंबर से आप लोग कनेक्ट करके चल सकते हैं। तो जैसे रियल नंबर्स में होता है बिल्कुल वैसे मैट्रिसेस में एडिशन कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है और उसका एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन टर्म्स का क्या मतलब है? कम्यूटेटिव का मतलब है कि जब एडिशन परफॉर्म कर रहा हूं मैं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। मतलब
चाहे मैं मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी लिखूं या मैट्रिक्स बी प्लस मैट्रिक्स ए लिखूं, सेम आएगा। आप लोग एग्जांपल से समझिए, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया तो उसी की बात कर लेते हैं हम लोग। जैसे सपोज कुछ ऐसे एक कैपिटल ए है और एक कैपिटल बी है, ऐसे दो मैट्रिक्स है। तो अगर मैं ए प्लस बी करूंगा तब भी मैं एलिमेंट के पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको ऐड करके रिजल्ट बताऊंगा, चाहे मैं बी प्लस ए करूं तब भी मैं एलिमेंट के पोजीशन के हिसाब से करूंगा। तो पोजीशन थोड़ी ना चेंज होने वाली है, ए प्लस बी लिखूं चाहे बी प्लस ए लिखूं, जो एलिमेंट्स एडअप होके वहां पे आएंगे वो सेम ही आएंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि जो रियल नंबर्स होते हैं, जो स्केलर्स क्वांटिटी होती है अपनी रियल नंबर्स, उसका जो एडिशन होता है वो भी कम्यूटेटिव होता है। 3+4 और 4+3 दोनों 7 ही आते हैं, इसलिए मैट्रिक्स में भी वो ऐसा फॉलो हो जाता है। तो मैट्रिक्स जो होता है एडिशन वो कम्यूटेटिव होता है। सेकंड, एसोसिएटिव भी होता है। एसोसिएटिव का मतलब है कि ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मुझे तीन मैट्रिक्स को ऐड करना है, अगर मुझे ए बी और सी को ऐड करना है, तो मैं सिंपली ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी, मुझे ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। मतलब चाहे मैं पहले ए और बी को ऐड करके उसके आंसर में सी ऐड कर दूं, या फिर मैं पहले बी और सी को ऐड करके ए उसके आंसर में ऐड करा दूं, आंसर सेम ही आएगा। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव का मतलब होता है जहां पे ब्रैकेट्स मैटर नहीं करते। जैसे रियल नंबर्स में भी एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है। अगर मैं बोलूंगा 2+5+6, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले 2+5 7 लिख के फिर 6 ऐड करो 13, या फिर पहले इनको ऐड करके 11 और फिर बाद में 2 ऐड करो। तो ये एसोसिएटिव एडिशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है रियल नंबर्स में भी और मैट्रिक्स में भी। नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है एक, इन शॉर्ट एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है एक ऐसी क्वांटिटी जिसको अगर ऐड किया जाए किसी के साथ तो आंसर 0 आ जाए, नल आ जाए। तो रियल नंबर्स हैं अगर, तो 5 का एडिटिव इनवर्स पता है क्या होगा? -5, क्योंकि 5 को -5 से ऐड कराऊंगा तो आंसर आएगा नल, 0। तो जैसे रियल नंबर्स में एडिटिव इनवर्स होते हैं वैसे मैट्रिक्स में भी होते हैं। तो किसी मैट्रिक्स कैपिटल ए के लिए हम एडिटिव इनवर्स को बोलेंगे -a। ए और -a जो होंगे इनका सम 0 होगा। या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम हर मैट्रिक्स ए के लिए एक मैट्रिक्स बी डिफाइन कर सकते हैं जिसको ऐड करने पे आंसर 0 आए। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ए मैट्रिक्स है 2 1 0 5 -3 और कुछ ले लेते हैं, लेट से 7 ले लेते हैं। चलो, ये मैट्रिक्स ए है। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स बी क्या होगा ताकि जब मैं ए और बी को ऐड करूं तो आंसर 0 आए? सोच के जवाब दो, बड़ा सिंपल सा है। तो एडिटिव इनवर्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं हर एलिमेंट को नेगेटिव कर दूंगा। हर एलिमेंट का नेगेटिव जो होगा वो मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जब मैं ए और बी को ऐड करूं तो ओवरऑल आंसर नल मैट्रिक्स है 0 आए। नल का मतलब होता है हर एलिमेंट 0 आ जाए। तो इन शॉर्ट एडिटिव इनवर्स जो है वो मैट्रिक्स में भी एग्जिस्ट करता है। एक यूनिक मैट्रिक्स बनेगा हर कैपिटल ए के लिए। तो हर कैपिटल ए के लिए एक यूनिक कैपिटल बी होगा, ऑर्डर सेम होगा, और एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे अगर उनका सम 0 है। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है दोनों का सम 0 होना चाहिए। और ओ जो अपना ओ फॉर ऑरेंज नल मैट्रिक्स है उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। ये सिर्फ टर्म्स है, अलजेब्रा थ्योरी के टर्म्स हैं। और जो अपना कैंसलेशन लॉ होता है रियल नंबर्स में वो मैट्रिक्स में भी वैलिड है। तो इन शॉर्ट अगर कहीं पे लिखा है a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, तो आप लोग ऐसे एडिशन में a से a कैंसिल कर सकते हो जैसे रियल नंबर्स में होता है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही। और सिमिलरली अगर b प्लस ए इक्वल टू सी प्लस ए लिखा है तो अब यहां से भी a से a कैंसिल कर सकते हैं। तो ये रियल नंबर्स में जैसे वर्क करता है वैसे यहाँ पे भी वर्क करता है। तो कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स गुड जस्ट लाइक इट इज इन रियल नंबर्स। तो ये आपका मैट्रिक्स का अलजेब्रा है। ठीक, यही सब हमने बात की है। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल्स लेना चाहता था इसलिए मैंने इसको यहाँ पे दिया हुआ है। तो एग्जांपल्स में हम लोग बात कर लेते हैं। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब होता है जिनका सेम ऑर्डर हो। इक्वालिटी का मतलब होता है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब कंपेरेबल होना चाहिए और हर एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो ये अपना ए इक्वल टू बी वाला चीज। ठीक है, तो ये चीज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये पोर्शन। एग्जाम्पल से अगर हम बात करते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 6 सेम नहीं है। ये दोनों मैट्रिक्स सेम क्यों नहीं है बताओ कोई? यस, ऑर्डर सेम नहीं है। ठीक, ये मैट्रिक्स है 2x3, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2। ऑर्डर ही मैच नहीं करा तो इक्वल नहीं हो सकते। करेक्ट। सिमिलरली एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो जैसे ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है, ये दोनों इक्वल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि ऑर्डर भी सेम है और हर एलिमेंट इक्वल है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इफ दिस टू क्वेश्चंस। तो आप लोग ट्राई करो, आंसर्स आपके सामने हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में 1, पहले तो ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर, ये कितने ऑर्डर है इसका? 2x
3। इसका क्या ऑर्डर है? 2 क्रॉस 3। ऑर्डर मैच कर रहा है मतलब इक्वल। हम लोग आगे और बात कर सकते हैं। तो आगे हम लोग क्या बात करेंगे कि जो 1 है वो 1 के बराबर होगा, 3 जो है 3 के बराबर होगा, 5 जो है 5 के बराबर होगा, x जो है वो 2 के बराबर होगा, 7 जो है 0 के बराबर होगा, y जो है 1 के बराबर होगा। तो जल्दबाजी में ए पार्ट का आंसर, जल्दबाजी में कोई ये मत देना कि x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये भी समझो ये 7 और 0 का भी मैच नहीं कर पाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसलिए हम इसका आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे? नो सोल्यूशन, देयर इज नो वैल्यूज ऑफ x एंड y जिसके लिए ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो पाएंगी। समझ में आ रहा है? ठीक, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली आप बी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 2 को 2 से मैच कराइए, इसको 0 से मैच कराइए, इसको -2 से, इसको 9 से। फाइनल आंसर आएगा y +3 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, पर जो अपना x है वो सिर्फ 2 ही हो पाएगा। अच्छा, यहां से ना कुछ लोगों का x -2 भी आएगा पर वो इधर फिट नहीं हो पाएगा, और नीचे वाले से किसी का x 1 आएगा वो ऊपर फिट नहीं हो पाएगा। प्लीज नोटिस, आप जो भी x और y रिपोर्ट कर रहे हैं उस x और y की वैल्यू इसमें डालने पे मैट्रिसेस का हर एलिमेंट आपस में दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैच करने चाहिए। ठीक है, और यही हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में बात की, एक एग्जांपल है। तो ये सिंपली भाई हर एलिमेंट करस्पॉन्डिंगली ऐड हो जाता है, उसी का एक एग्जांपल। ठीक, बाकी सब हम सब बात कर चुके हैं। कम्यूटेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है, ओ फॉर ऑरेंज, नल मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है ऐड करने पे 0 आ जाए, और सब्ट्रैक्शन जो है वो बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है जैसे एडिशन, प्लस की जगह सिर्फ माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो है अपना वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। एक मैट्रिक्स में अगर कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है तो कैसे वर्क करता है। ठीक, थोड़ा सा डिटर्मिनेंट भी रिकॉल कीजिए और फिर हम लोग मैट्रिक्स पे भी बात करते हैं। डिटर्मिनेंट में अगर याद हो आपको, डिटर्मिनेंट में कैसा होता था, जैसे कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी और लेट्स से डी ई एफ जी एच और आई। तो याद करो, अगर ये डिटर्मिनेंट में मैं 2 मल्टीप्लाई करूं तो वो कैसे मल्टीप्लाई होता था? या तो वो 2 फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई होगा, ठीक, बाकी कुछ भी नहीं, चेंज नहीं, सिर्फ फर्स्ट रो में। यहाँ तो फर्स्ट रो में होगा, यहाँ तो सिर्फ सेकंड रो में होगा, यहाँ तो सिर्फ थर्ड रो में होगा, यहाँ तो सिर्फ फर्स्ट कॉलम में होगा, यहाँ तो सिर्फ सेकंड कॉलम में होगा, यहाँ तो सिर्फ थर्ड कॉलम में होगा। तो डिटर्मिनेंट्स में एक एक में रो वाइज या एक एक में कॉलम वाइज ही मल्टीप्लाई होते थे स्केलर्स। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, मैट्रिक्स में हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर कैपिटल ए मैट्रिक्स ऐसी कुछ लिखी हुई है तो के टाइम्स कैपिटल ए पता है क्या होगा? वो के हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होगा। ये डेफिनेशन है, दिस इज हाउ थिंग्स आर डिफाइंड। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में छोटा सा ये फर्क है, और अगर आपको समझ में आता है तो आप इजीली ये प्रूव कर सकते हो, जैसा रियल नंबर्स में होता है। तो आप किसी मैट्रिक्स में के मल्टीप्लाई करो, के ए और के बी में से आप के कॉमन निकाल सकते हो। ये कॉमन निकालने वाली चीज होती है, जैसे रियल नंबर्स में होती है वैसे मैट्रिक्स में भी होती है। यहाँ पे के इज अ स्केलर एंड ए एंड बी आर मैट्रिसेस। ठीक, और अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रेस पे भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हम ट्रेस की बात जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए कर सकते हैं, क्योंकि डायगोनल जो होती है, हम लोग डायगोनल की जो बात करते हैं, ऐसे डायगोनल की बात हम करते हैं आई इक्वल टू जे, वो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए करते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में जो आपका ट्रेस होगा, ट्रेस के टाइम्स हो जाएगा। जस्ट आप छोटा सा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हर एलिमेंट में के मल्टीप्लाई होगा, हर एलिमेंट में के मल्टीप्लाई होगा, फिर ट्रेस लू या पहले ही ट्रेस लेके हर एलिमेंट में के मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम आने वाला है। तो एग्जांपल समझ सकते हैं। फर्दर ये छोटे छोटे एग्जांपल सिर्फ आपको इसलिए दिए गए हैं ताकि आप रियल नंबर से कनेक्ट करके चलो। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है ए, तो a प्लस ए का मतलब क्या होगा? दिस मैट्रिक्स एडेड बाय इटसेल्फ, तो आंसर आएगा ये। तो इसको मैं 3a भी लिख सकता हूँ। तो इन शॉर्ट, जैसे रियल नंबर्स में होता है वैसे ही मैट्रिसेस में अगर कहीं पे लिखा है a तो आप इसको डायरेक्टली 3a भी लिख सकते हो, जस्ट लाइक रियल नंबर्स। कुछ एग्जांपल्स हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिए। मैं इसको डिस्कस नहीं करने वाला हूं अभी, आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन है। ठीक, और फॉर योर वेरिफिकेशन थोड़े से हिंट और थोड़े से स्टेप्स भी दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दो नहीं, इनफैक्ट 3 मैट्रिक्स हैं, ये 1, 2 और 3। इन 3 मैट्रिक्स का सम, डिफरेंस वगैरह कुछ दिया है, और जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इसके बराबर आएगा। तो आप लोग खुद से ट्राई करो और आंसर्स वेरीफाई करो। सेम सेकंड में आपको ये कैलकुलेट करना है, आंसर इसके बराबर कुछ आना चाहिए। थर्ड और फोर्थ में एक बार थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड में क्या है? थर्ड में हमको बोला मैट्रिक्स एक्स और वाई निकालिए जो ये 2 इक्वेशन सेटिस्फाई करती हैं। तो थर्ड में
आपको 2x माइनस वाई किसी के बराबर दिया है और x प्लस 2y किसी के बराबर दिया है, तो आप लोग क्या करते होंगे, आप लोग x और y अज्यूम करते होंगे और फिर सॉल्व करते होंगे। तो आई वोंट सजेस्ट यू टू सॉल्व लाइक दिस। मैं थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से सजेस्ट करूंगा कि इसको लेट से कैपिटल P बोल देते हैं, इसको कैपिटल Q बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर ये कैपिटल P और ये कैपिटल Q है, तो अपने पास जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है, अपना जो इक्वेशन होगा वो होगा 2x माइनस वाई की प्लस वाई है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू P, ये हमने इसको P बोला हुआ है, और x प्लस टू वाई इज इक्वल टू Q, ठीक। तो ऑर्डर की अगर हम बात करें तो जो P है और जो Q है इनका ऑर्डर है 2x3, और एडिशन सब्ट्रैक्शन वैलिड होगा इस लॉजिक से, अगर वैलिड होना है तो मुझे लगता है x और y भी जो है वो 2x3 ऑर्डर के निकल के आना चाहिए। वैसे तो ये पॉइंट अपने को आगे दिख ही जाएगा, तो इसको अभी अपन छोड़ देते हैं फिलहाल P और Q इस ऑर्डर के। तो बस ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन टाइप का हो गया, लीनियर इक्वेशन का सिस्टम। तो जैसे रियल नंबर्स में आप करते हो बिल्कुल वैसे सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वगैरह आप कर सकते हो। तो मैं काम करता हूं, मैं सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो इस इक्वेशन को रीराइट करेंगे हम लोग 2x माइनस पी इज इक्वल टू वाई, जैसे रियल नंबर्स में करते हैं, है ना। और फिर इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आएगा x प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्यू। तो रियल नंबर्स में जैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं अपने ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस, वैसा ही कुछ कैलकुलेशंस हम लोग मैट्रिसेस में भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है वो मैट्रिसेस है, ठीक, वो रियल नंबर्स नहीं, वो सिंपल से मैट्रिसेस है। तो ये आ गया अपना कैपिटल X। सिमिलरली यही कैपिटल X की वैल्यू अगर मैं इसमें डालूंगा तो मुझे Y मिल जाएगा। तो Y का वैल्यू क्या होगा, Y का वैल्यू होगा 2 टाइम्स ऑफ X, दैट इज 4P प्लस 2Q डिवाइड बाय 5 माइनस P। इसको फर्दर एक और स्टेप हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और इजीली लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं कर ही देता हूँ, एक काम करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 2q माइनस पी डिवाइड बाय 5। तो बस अब करना क्या है आपको, आप p और q की वैल्यूज प्लग इन कर दो, जो भी निकल के लिखा है ये p और q जो हमने डिफाइन किया है, ये है p और ये है q। तो इनकी वैल्यूज आप लोग ये फाइनल आंसर में डाल दीजिए, आपको अपना x और y मिल जाएगा। तो आपको जो भी x और y आता है वो अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक। ये मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि इसका आंसर दिया नहीं है तो आप लोग वेरीफाई शायद नहीं कर पाओ इसीलिए। और फोर्थ क्वेश्चन में आपको सिर्फ अपना बेसिक स्मार्ट काउंटिंग या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाना है। मैट्रिक्स में अगर 12 एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। सो जैसे m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये बोलेंगे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो 12 के बराबर दे रखा है वो mn होना चाहिए, ठीक। तो m और n दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट जो है वो 12 होगा। तो कितने नेचुरल नंबर्स के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आप लोग काउंट कर लो, एक होगा 12 इंटू 1, एक होगा 6 इंटू 2, एक होगा 4 इंटू 3, एक होगा 3 इंटू 4, एक होगा 2 इंटू 6 और एक फाइनली 1 क्रॉस 12। तो 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो देर आर 6 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विच विल हैव 12 एलिमेंट्स। तो अपना फाइनल आंसर हम लोग 6 रिपोर्ट करेंगे, करेक्ट। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमने अब तक एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ लिया है, एक स्केलर को एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो भी पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने कैसे करते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। सो ये एलिमेंट वाइज नहीं होता जैसे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम कैसे करते थे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते थे और सब ट्रैक भी कर देते थे। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वैसे परफॉर्म नहीं होगा। तो अगर आपको याद हो डिटर्मिनेंट्स में हम लोग ने दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई किया था रो टू कॉलम, बिल्कुल वैसे ही मैट्रिक्स में परफॉर्म होता है। सो इफ वी आर गिवन अ मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n and we are given another matrix B whose order is n cross p, then the product matrix C जो C इक्वल टू ए बी है, A और B का प्रोडक्ट है, वो डिफाइन होगा इस तरीके से, वो एक M क्रॉस P का मैट्रिक्स होगा। ये कैसे आता है इस पे भी हम चर्चा करते हैं। फिलहाल ये एक M क्रॉस P का मैट्रिक्स होगा जिसका I, J एलिमेंट जो होगा वो इस तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में जो लिखा है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या है। ये बेसिकली है ith रो और jth कॉलम का डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर्स में हल्का फुल्का आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखा है, ये उसी तरीके से हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। डेफिनेशंस में जाने के बजाय हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। तो लेट सपोज वी आर गिवन अ मैट्रिक्स दिस 2 1 3 1 2 3। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। और एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो देखिए m क्रॉस n और n क्रॉस p में क्या होता है, ये मैच कराना होता है हमें,
ये जब मैच करेगा तभी मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड हो पाएगा। तो जो ये चीज है ये इक्वल होनी चाहिए। ये चीज मतलब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो। मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज जब सेम होते हैं तब हम लोग ये मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। तो रो टू कॉलम कैसे परफॉर्म होगा, आप इसका फर्स्ट रो पकड़िए, इसकी फर्स्ट कॉलम पकड़िए और इनका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा इनका, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। सो दिस विल बी 0 प्लस 1 प्लस 6 दैट इज 7। तो हमको पहला एलिमेंट मिल जाएगा आंसर का, रिजल्ट का। फिर अगर मुझे आंसर का सेकंड एलिमेंट चाहिए, तो सेकंड एलिमेंट का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अगर मुझे ये आंसर का पार्ट चाहिए तो मैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट लूंगा। तो 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1। सो आवर आंसर विल बी 10 प्लस 1 11 माइनस 3 8। तो ये हो गया अपना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब आंसर में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट चाहिए, तो हम सेकंड रो का डॉट प्रोडक्ट लेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ। 1 इंटू 0 प्लस 2 into 1 plus 3 into 2. So this will be 0 plus 2 plus 6 that is 8। और फाइनली सेकंड रो सेकंड कॉलम जो आंसर में है एलिमेंट वो आएगा सेकंड रो और सेकंड कॉलम के डॉट प्रोडक्ट से। सो इट इज 1 into 5 plus 2 into 1 plus 3 into minus 1। सो दिस विल बी 5 plus 2 7 7 minus 3 4। तो ये आपका 4 होगा। इन शॉर्ट रोज और कॉलम्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसी की मदद से अपना मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस मैट्रिक्स ए और इस मैट्रिक्स बी के लिए मुझे ए बी और बी ए प्रोडक्ट फाइंड आउट करके दो। ये आप करो, ठीक है, ये आप खुद से करो ताकि आपको मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस हो। आंसर्स आपके सामने लिखे हुए, ए बी का आंसर आएगा ये और बी ए का आंसर आएगा ये। प्लीज पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस, फिर मैं इसमें और कुछ चीजें और एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर आप लोग ये अटेम्प्ट कर चुके हो तो हम लोग इस पे और थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ये जो हम लोग प्रोडक्ट लिख रहे हैं इसमें जो ए मैट्रिक्स है, पहला वाला जो लेफ्ट वाला मैट्रिक्स है, उसको प्री मल्टीप्लायर या प्री फैक्टर कहा जाता है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है बी उसको पोस्ट मल्टीप्लायर या पोस्ट फैक्टर कहा जाता है। अब ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड तभी होगा, इट विल बी डिफाइंड ओनली इफ जो प्री फैक्टर का सेकेंड वाला भाई साहब है और जो पोस्ट फैक्टर का फर्स्ट वाला भाई साहब है ये मैच करने चाहिए। मतलब प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रोज जब मैच करेंगे तभी ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड होगा, वरना डिफाइंड नहीं हो पाएगा। तो नहीं, क्यों नहीं हो पाएगा डिफाइंड, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक, सपोज ये है 1 0 1, ये है 2 1 5, इसका ऑर्डर कितना हुआ 2 क्रॉस 3। ठीक है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। अब सपोज मैं इसको एक ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं जिसका ऑर्डर है 1 क्रॉस लेट से 4। ठीक, 1 क्रॉस 4। तो 1 क्रॉस 4 का मतलब होगा कुछ इस तरीके का, तो हो जाएगा 0 1 8 माइनस 3। ये 1 क्रॉस 4 है। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग करते क्या है, इधर से एक रो लेते हैं, इधर से एक रो लेते हैं और इधर से कॉलम लेते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए अगर मेरे पास रो में 3 एलिमेंट हैं तो मेरे पास यहाँ पे कॉलम में भी 3 एलिमेंट होने चाहिए, तभी तो मैं डॉट प्रोडक्ट ले पाऊंगा। समझे, डॉट प्रोडक्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, वो एलिमेंट जो है अपने हिसाब से एक एक से मैप होके मल्टीप्लाई होता है, उन सारे रिजल्ट्स का सम होता है। तो जब तक यहाँ पे जितने, जैसे इसमें मेरे पास 3 लोग हैं तो मुझे यहाँ पे कॉलम में भी 3 लोग चाहिए, तब जाके मैं उसको मैच करा पाऊंगा। सो इसीलिए मल्टीप्लीकेशन विल बी डिफाइंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स in the pre-multiplier is same as the number of rows in post multiplier। तो ये सब लैंग्वेज में याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, ऐसे समझ लेना कि भाई ये A है और ये B है, तो इसका ऑर्डर लिख लिया करो। लेट से सपोज इसका ऑर्डर है M क्रॉस N, इसका ऑर्डर है लेट से A क्रॉस B। तो अगर ये मल्टीप्लायर डिफाइंड होना है तो ये दोनों टकराएंगे, ये टकरा तभी सकते हैं अगर ये जो टकरा रहे हैं ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये दोनों जब एग्री करेंगे, जब n इक्वल टू a होगा तभी ये टकराना वैलिड होगा। और टकराने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा, ये टकरा के गायब हो गए, जो इक्वल वाले लोग थे वो टकरा के गायब हो गए और आंसर आ गया m क्रॉस b। मैं ऐसे याद रखता हूं। ठीक, मैं रिपीट करता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। अगर a और b टकराना चाहते हैं, अगर a और b इस तरीके से मल्टीप्लाई होना चाहते हैं, तो मल्टीप्लाई होने के लिए ये दोनों सेम होना जरूरी है, n और n। ठीक, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये n गायब हो जाएगा, जो इक्वल वाला चीज है वो गायब हो जाएगा, इधर का m यहां
और इधर का P यहाँ। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, इट इज जस्ट अ शॉर्टकट। ठीक है, सो इसको हम लोग थोड़ा सा फॉर्मली भी देख लेते हैं। बेसिकली होता क्या है, जब भी आप दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हो तो पहले मैट्रिक्स के जो रोज होते हैं R1, R2, R3, R4, ये रोज टकराते हैं दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ C1, C2, C3, C4, और ये टकराने पे जो रिजल्ट आता है उसको ऐसे लिखा जाता है। तो अगर रिजल्टेंट का फर्स्ट रो लिखना है तो आप यहां पे प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो पकड़ो और उनको कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना चालू कर दो। इसलिए R1C1, R1C2, R1C3, R1C4 इस तरीके से यहां लिखा जाएगा, ये आंसर के फर्स्ट रो में। फिर अगर आंसर का सेकंड रो लिखना है तो आप लोग प्री मल्टीप्लायर का सेकंड रो पकड़ लो और कॉलम्स के साथ ऐसे डॉट प्रोडक्ट लेना चालू कर दो, तो आपको आंसर का सेकंड रो मिल जाएगा। तो इन शॉर्ट इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसा बोला जाता है कि जो आंसर का I, J एलिमेंट है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट रो के मतलब फर्स्ट वाले जो मैट्रिक्स है प्री मल्टीप्लायर उसका ith रो पकड़ेंगे। तो मैं लिखता हूं ए आई ऑफ कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम आर लिख रहे हैं। ये आर वेरी करेगा, ये आर रनिंग वेरिएबल है, आर 1 2 3 4 5 हो सकता है। और जो अपना सेकंड वाला है मैट्रिक्स उसका हम लोग जेथ कॉलम पकड़ेंगे, तो बी आर जे, तो ये जेथ कॉलम और ये आर रनिंग वेरिएबल है, और इस पे सिग्मा का मतलब है ये आर 1 से स्टार्ट होके रन करते जाएगा n तक के। तो इसलिए इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखा जाता है। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप लोग चिंता मत करो, आप लोग सिंपल देसी भाषा में समझ लो। तो कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, और ये वही चीज जो मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, जो प्रोडक्ट होता है उसका IJ एलिमेंट एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट होता है। ith रो वेक्टर और jth कॉलम वेक्टर, प्री मल्टीप्लायर का ith रो वेक्टर और पोस्ट मल्टीप्लायर का jth कॉलम वेक्टर, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है अपना रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो A1 A2 A3 X1 X2 X3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये अपना आंसर का पहला कंपोनेंट बनेगा, एंड सो ऑन। सो प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर आप लोग ट्राई कर चुके हैं तो हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया जो आंसर है ना कैपिटल ए जो मैट्रिक्स है, मुझे उसका A3 4 थर्ड रो और फोर्थ कॉलम वाला एलिमेंट चाहिए। तो अगर थर्ड रो फोर्थ कॉलम वाला एलिमेंट चाहिए ना, तो आप पूरा मल्टीप्लाई मत करो, डेफिनेशन समझो। 3, 4 का मतलब है थर्ड रो का फोर्थ कॉलम के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो ये डॉट प्रोडक्ट आप लोग कर लीजिए, 1 into 4 प्लस 2 into 1 प्लस 4 into -1 प्लस 8 into 0। तो ये सब एड अप होकर जो आंसर आएगा वही अपना फाइनल आंसर रहेगा, दैट विल बी 2। और सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में जस्ट आपको प्रैक्टिस करवाई गई है। अच्छा, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज पे हम लोग बात करेंगे, फिलहाल आप लोग सिस्टमैटिकली पहले मल्टीप्लाई करो। जैसे इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो कैसे करूंगा, ठीक, मेरे पास लिखा है x, y, 1। तो आइए हम लोग ना पहले इसको ढंग से एक बार करते हैं, इस क्वेश्चन को, एक अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। हमें बोला गया है x, y, 1 का प्रोडक्ट लेना है a b c f g h, यही दे रखा है शायद, है ना, और ये x, y, 1। सो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ ax प्लस hy प्लस g, ये डॉट प्रोडक्ट लिखा मैंने, तो ये मेरे आंसर का पहला कंपोनेंट। फिर क्या करूंगा मैं, फर्स्ट रो का सेकेंड रो के साथ, तो हम लिखेंगे यहाँ पे hx प्लस by प्लस f, और फिर थर्ड के साथ, तो यहां आ जाएगा gx प्लस fy प्लस c। ये हो गया अपना इन दोनों का, और बाद में इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक रो और एक कॉलम सिंपली मल्टीप्लाई होके बनेंगे, ax प्लस hy प्लस g का मल्टीप्लाई x के साथ प्लस hx प्लस by प्लस f का मल्टीप्लाई y के साथ, और gx प्लस fy प्लस c का मल्टीप्लाई 1 के साथ। तो अपना फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। सुना सुना लग रहा है, कहां सुनाई है अपन ने, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बोलते हैं इसको, कॉनिक सेक्शंस। यस, कॉनिक सेक्शंस में हमने ये सब पढ़ा था। और कोएफिशिएंट्स ए बी सी एफ जी एच पे अलग अलग कंडीशन जब लगाते हैं तो हमें अलग अलग कॉनिक्स निकल के मिलते हैं। नेमली सर्कल में क्या था, h0 a इक्वल टू b, तो ऐसे ही कॉनिक सेक्शंस का ये इक्वेशन निकल के आता है। ठीक,
अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, फटाफट से। तो सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है, मतलब उसको ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती है। पिछला एग्जांपल एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है एबीसी का, कि अगर मुझे 3 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है तो ये मैटर नहीं करेगा कि पहले मैं ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी पे मल्टीप्लाई कराऊं, या पहले मैं पिछले वाले 2 पे परफॉर्म करके इससे करूं। तो जैसे हमने पिछले एग्जांपल में क्या किया, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर रिजल्ट को इससे अटैक करवाया। आप चाहते तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते थे और फिर इन दोनों को ऑपरेट करा सकते थे। तो ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 3 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। जैसे एडिशन में था ना, a प्लस बी प्लस सी लिखा है तो मुझे ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है, मैं पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इस पे ऐड करा सकता हूं, या फिर पहले मैं इन दोनों को ऐड करा के बी और सी को ऐड करा के ए पे ऐड करा सकता हूं। इसको एसोसिएटिव बोलते हैं, ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं है। फिर सेकंड है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जो याद करो अपना जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने डिफाइन किया था, मैंने बोला था ना काम का मैट्रिक्स होता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल वन की तरह काम करता है। जैसे रियल नंबर्स में आपका वन होता है, बिल्कुल वैसे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आप a इंटू आई लिखो तो आंसर a ही आएगा, या फिर i इंटू ए लिखो तब भी आंसर a ही आएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। रियल नंबर्स में वन के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, मतलब लेफ्ट में करो मल्टीप्लाई या फिर राइट में करो मल्टीप्लाई, आंसर वही आता है जो चीज आप मल्टीप्लाई करते हो। सिमिलरली मैट्रिक्स में अगर आप आई के साथ कोई मैट्रिक्स लेफ्ट से मल्टीप्लाई करो या कोई मैट्रिक्स राइट से मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आंसर जो आपका आएगा वो सेम आएगा। तो ये चीज आप एग्जांपल से देख सकते हो। एक्चुअली उसका कंस्ट्रक्शन ही ऐसा होता है, वो डायगोनल्स पे 1 1 1 और बाकी सब जीरो की वजह से ऐसा हो पाता है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं मिस आउट कर गया हूँ, उस पर आते हैं अपन। ठीक है, पीछे ले जाते हैं अपन वापस। एक चीज में रह गई है शायद कम्यूटेटिव वाली। फिर फिलहाल ऐसा ही एक नल मैट्रिक्स भी होता है। तो अपना जो नल मैट्रिक्स है 0 0 0 वाला, वो आप किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 0 0 ही आएगा। आप खुद सोचो ना, अगर नल मैट्रिक्स का हर एलिमेंट ही 0 है तो आप जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो हर एलिमेंट जो निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। तो जैसे रियल नंबर्स में 0 काम करता है ना, 0 इंटू 4, 0 इंटू 5, 0 इंटू एनीथिंग, आंसर 0 आता है। वैसे मैट्रिसेस में नल मैट्रिक्स जो है वो 0 का काम करती है, 0 मैट्रिक्स का काम करती है। अच्छा, ये मल्टीप्लीकेशन तभी डिफाइंड होगा अगर ऑर्डर मैच करे। ठीक है, ये मत भूलना, ऑर्डर मैच कराना बहुत जरूरी है। मतलब हम ऑर्डर मैच नहीं कराएंगे तो मल्टीप्लाई डिफाइंड नहीं है। जैसे अगर मुझे एक मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, या लेट से ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखना है, तो अगर ये m क्रॉस n है तो ये i n क्रॉस n ही होना पड़ेगा। ये दोनों मैच करना जरूरी है। सबसे पहले ये दोनों मैच करना चाहिए, और सेकंड बात, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स की वजह से ये दोनों का मैच होना भी जरूरी है। आई बात समझ में? तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स जो है वो इस तरीके से फिगर वर्कआउट करती है अपने प्रोडक्ट में। ठीक, ये एग्जाम्पल पे मैं थोड़ा सा और आपको चर्चा करना चाहता था। ये एग्जाम्पल में मैंने आपको ए बी निकालने को बोला, आपने निकाला। ठीक है, आपको बी ए निकालने को बोला गया, आपने निकाला। ठीक, कि एक चीज नोटिस की किसी ने, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। यस, ये चीज मैं बताना चाहता था। इन जनरल ए बी और बी ए सेम नहीं होते। सेम के लिए ऑर्डर मैच करना चाहिए और हर एलिमेंट बराबर होना चाहिए। यहाँ पे तो ऑर्डर ही मैच नहीं कर रहा। इक्वल की तो बात बाद में आएगी, पहले तो ऑर्डर ही मैच नहीं कर रहा अपने दोनों आंसर्स का। तो प्लीज ये बात बहुत 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 अच्छे से याद रख लेना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। आई रिपीट, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कम्यूट नहीं करता है। मतलब जैसे रियल नंबर्स में 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 लिखो चाहे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखो, आंसर सेम आता है 12। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में अगर आप a इंटू बी करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, b इंटू ए करोगे तो कुछ और आंसर आएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे प्री फैक्टर और पोस्ट फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर आप प्री फैक्टर को पोस्ट फैक्टर बना दोगे, पोस्ट फैक्टर को प्री फैक्टर बना दोगे, आंसर चेंज हो जाएगा। सो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। प्लीज रिमेंबर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज से। नल मैट्रिक्स वाला हो गया। स्केलर्स जो होते हैं वो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे आप लैम्डा इसके साथ लिखो, चाहे आप लैम्डा ए के साथ लिखो, चाहे लैम्डा बी के साथ लिखो, चाहे लैम्डा पूरे ए बी के साथ लिखो या अलग लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा अगर लैम्डा स्केलर है तो। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर, जो मल्टीप्लाई होता है वो एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए डॉट बी प्लस सी होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और सिमिलरली ये लेफ्ट से भी ऐसा ही होता है। रियल नंबर्स में भी ऐसे ही चलते हैं रूल। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, ऑर्डर चेंज मत कर देना। मतलब अगर a इंटू बी प्लस सी लिखा है तो a लेफ्ट में है ना, तो ये लेफ्ट से ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। a इंटू बी प्लस
ए इंटू सी। कोई ऐसा मत कर देना कि सर इसको मैं लिख रहा हूं ए इंटू बी प्लस सी इंटू ए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? सी ए और ए सी सेम नहीं होते हैं। हमने अभी बोला ना कम्यूटेटिव नहीं होता है, ऑर्डर मैटर करता है। तो अगर ए इस ब्रैकेट पे लेफ्ट से अटैक कर रहा है, ए अगर प्री मल्टीप्लायर बन के आया है तो वो दोनों में प्री मल्टीप्लायर ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे सी ने अटैक किया ब्रैकेट पे, तो वो राइट साइड से अटैक किया है तो वो राइट साइड पे ही रहेगा, वो पोस्ट मल्टीप्लायर बन के ही रहेगा। जो लेफ्ट में होता है उसको प्री मल्टीप्लायर बोलते हैं, जो राइट में होता है उसको पोस्ट मल्टीप्लायर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक, हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 3 बहुत सिस्टमैटिक और बहुत सिंपल सा है, ऑर्डर पहचानना सिखा रहा हूं बस आपको। ठीक है, क्वेश्चन 3 ट्राई करो पहले, हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। आंसर लिखा हुआ है, आप वेरीफाई कर सकते हैं, बस खुद से ट्राई करो। ठीक है, कुछ टाइम लो, वीडियो को पॉज करो और अटेम्प्ट करो। ओके, अगर आप लोग ट्राई कर चुके हैं तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बस आपको ऑर्डर मैच कराना सिखाया गया है। ठीक है, तो आप लोग बताइए अपने जो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर है 3x3, इसका ऑर्डर है 3x3। बी का ऑर्डर कितना है? बी का ऑर्डर है 3x2। सी का ऑर्डर है 1x3। आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर डिफाइंड। तो कौन कौन से डिफाइंड होंगे, पहले हम एबीसी की बात करते हैं। तो एबीसी अगर मैं मल्टीप्लाई कराना चाहता हूं, मतलब ए इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो क्या ए इंटू बी का प्रोडक्ट वैलिड होगा? जी हाँ, वैलिड होगा, क्योंकि ए और बी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका राइट और इसका लेफ्ट मैच कर रहा है, तो ये 3 3 मैच कर रहा है। ठीक है, ए इंटू बी तो डिफाइंड होगा, और ए इंटू बी का जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर क्या निकल के आएगा? ए और बी का आंसर जो ए बी मैट्रिक्स होगी इसका ऑर्डर क्या होगा? कोई बता सकता है इसका ऑर्डर? ये 3 और 3 बीच वाला गायब हो गया टकरा के, इसका ऑर्डर होगा 3x2। अब ये जो आंसर निकल के आया है इसमें हमें सी मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमें ये सी मल्टीप्लाई करना है। तो अगर सी राइट में है और ए बी लेफ्ट में है, तो ये 2 और ये 1 मैच करने चाहिए थे, मैच नहीं कर रहे हैं, तो एबीसी प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, ए इंटू बी तो डिफाइंड है, पर उसका जो आंसर आ रहा है वो सी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पे, हम लोग ए सी बी पे बात करते हैं। ठीक, हम लोग ए सी बी पे बात करते हैं। तो ये अपना ए है, ये अपना बी है और ये अपना सी है। तो ए सी बी के लिए क्या होगा? पहले ए और सी मल्टीप्लाई होंगे। तो ए जिसका ऑर्डर है 3x3 और सी जिसका ऑर्डर है 1x3, क्या ये मल्टीप्लाई हो पाएंगे? इनको मल्टीप्लाई करने के लिए ये दोनों मैच करना जरूरी है। तो 3 और 1 मैच हो ही नहीं रहा है, तो ए इंटू सी ही नॉट डिफाइंड है, तो आगे हम बात ही नहीं करेंगे। ए सी बी प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड। ठीक, ऐसे आप एक एक चेक करो, बी ए सी नॉट डिफाइंड आएगा, बी सी ए नॉट डिफाइंड आएगा, सी बी ए भी नॉट डिफाइंड आएगा। ओनली सी ए बी विल बी वेल डिफाइंड। सी ए बी जो डिफाइंड होगा वो आप कैलकुलेट भी करना कैसे होगा, क्योंकि सी का ऑर्डर है 1x3, सी का ऑर्डर है 1x3, ए का ऑर्डर है 3x3 और बी का ऑर्डर है 3x2। करेक्ट? तो जब ये मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं हम लोग तो ये मैच कर जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करवाना चाहेंगे तो ये मैच कर जाएगा। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो एक 1x2 का मैट्रिक्स आएगा, और वो जो 1x2 का मैट्रिक्स आएगा वो आप लोग कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे, वो ये आना चाहिए 25 एंड 100। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी जज वेदर द प्रोडक्ट इज डिफाइंड और नॉट। आप लोग लेफ्ट और राइट उसके चेक किया करो, प्री मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ कॉलम, पोस्ट मल्टीप्लायर का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। आइए, फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि ये मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई होती है, तो आंसर ये आता है, ए निकालना है। ठीक, तो मैं आपको हिंट देता हूं, एक स्टार्ट देता हूं। सबसे पहले तो ऑर्डर पहचानो। ठीक है, ऑर्डर कैसे पहचानेंगे हम? तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x2, इसमें कोई एक अननोन मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही जिसका ऑर्डर हमें नहीं पता, तो लेट्स से इसको m×n बोल देते हैं। अब ये दोनों जब टकराएंगे, कौन दोनों? एक 3x2 मैट्रिक्स और एक m×n मैट्रिक्स, इन दोनों को टकराना है, और टकराने के बाद जो आंसर आना चाहिए वो 3x3 आना चाहिए। टकराने के बाद आंसर 3x3 आना चाहिए। तो फिर गेस करो, सबसे पहले अगर टकरा रहे हैं तो ये 2 और ये m मैच करना चाहिए, मतलब m की वैल्यू तो 2 रही होगी, और आंसर 3x3 आना है, तो ये आंसर का 3 इधर और ये जो n है ये n मतलब 3 होना चाहिए। सो हमने अपने डेफिनेशन से ये जज किया कि जो मैट्रिक्स A है वो 2x3 का होगा।
मैट्रिक्स ए 2x3 का होगा। तो अगर 2x3 का आपको मैट्रिक्स अज्यूम करने को बोला जाता है तो आप कैसे अज्यूम करोगे? एनी 2x3 मैट्रिक्स विल बी अज्यूम्ड समथिंग लाइक दिस। तो कुछ इस फॉर्मेट में होगा, ए बी सी एक्स वाई जेड, 2 रोज और 3 कॉलम्स का मैट्रिक्स ऐसे दिखता है। तो आप अज्यूम कर लो इसको 2x3 को, अज्यूम कैपिटल ए एज दिस और सिंपली मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करा दो। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होगी अगर उसके सारे एलिमेंट इक्वल होंगे। तो 3x3 है ना, तो इक्वेट करने के बाद बेटा 9 इक्वेशंस बनेगी। यू विल गेट 9 इक्वेशंस। आसान इक्वेशंस होंगी, 6 अननोन है, 9 इक्वेशन है, बट इक्वेशंस बहुत आसान होगी। आपको कहीं ना कहीं उसके वैल्यूज दिख जाएंगे। मैं फाइनल आंसर आपको बता रहा हूं। फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा ये ए 1 -2 -5 1 -2 -5 3 4 0। तो प्लीज वेरीफाई योर फाइनल आंसर। ठीक है, मैंने आपको एक हिंट दे दिया, एक स्टार्ट दे दिया है। अज्यूम कैपिटल ए इक्वल टू ए बी सी एक्स वाई जेड, मल्टीप्लाई एंड सिंपली सॉल्व फॉर दिस ए बी सी एक्स वाई जेड। फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले समझ लीजिए। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, नो डाउट, बट अगर आप इसको खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो टेक गिव इट सम टाइम। ठीक है, सोल्यूशन सिक्स्थ का पोस्टेड है, आप उसको मत देखिए, आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए, आंसर आ जाएगा। मैं एक छोटा तरीका, एक स्मार्ट तरीका डिस्कस करना चाहूंगा इसमें। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट फिफ्थ प्रॉब्लम, देन सिक्स्थ। तो फिफ्थ प्रॉब्लम में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज होगा आपका। ठीक, अच्छा, I2 का मतलब क्या होता है? I2 is simply an identity matrix of 2 cross 2। तो 1 0 0 1 ये अपना I2 है। A गिवन है, तो I2 माइनस ए क्या होगा? I2 माइनस ए, I2 माइनस ए हो जाएगा 1 माइनस 0 0 माइनस ऑफ माइनस 10 अल्फा बाय 2 0 माइनस ऑफ 10 अल्फा बाय 2 एंड 1 माइनस 0। अब ये जो निकल के आया है I2 माइनस ए, जिसकी वैल्यू है 1 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 और अपना 1, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें इसके साथ, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कीजिए आप और देखिए क्या आता है। जो भी मल्टीप्लीकेशन आप परफॉर्म करोगे उससे एक 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स निकल के आएगी। यहां कुछ लिखा है, यहां कुछ लिखा है, यहां कुछ लिखा है और यहां कुछ लिखा है। तो जो आंसर्स आएंगे उसमें कुछ साइन अल्फाज होंगे, कुछ कॉस अल्फाज होंगे और कुछ 10 अल्फा बाय 2 होंगे। तो आपको एक चीज थोड़ा सा याद करनी है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले शायद आप भूल चुके होंगे, तो मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। ये दो आइडेंटिटीज यूज होंगी। कौन सी दो आइडेंटिटीज? साइन अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, बट इससे ज्यादा एक और रिजल्ट होता है जो आपको याद रखना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 10 अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। अगर आपको याद नहीं तो प्लीज रिकॉल। ठीक, 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, ऊपर जाके बनेगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर जो है वो इससे मैच होके कट पिट के यही आएगा। और दूसरी आइडेंटिटी जो है वो है कॉस अल्फा बाय 2। इसमें आपको ये वाला वर्जन याद होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, बट जो वर्जन में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं वो है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2। इट इज अ रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। ये दो आइडेंटिटीज कि साइन अल्फा को हम लोग ये लिख सकते हैं और कॉस अल्फा को ये लिख सकते हैं, ये आप यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्यों बता रहा हूं मैं ये दो? देखो समझो ना, यहाँ पे 10 अल्फा बाय 2 ज्यादा यूज हो रहा है और फाइनल आंसर जो है वो I2 और A की टर्म्स में है। तो A की टर्म्स में है मतलब अल्फा बाय 2 की टर्म्स में देना है। तो अगर आपको फाइनल आंसर अल्फा बाय 2 की टर्म्स में देना है तो आपको साइन अल्फा और कॉस अल्फा को भी 10 अल्फा बाय 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये एक मेरा छोटा सा हिंट रहेगा, आप अल्फा बाय 2 में जाइए, 10 अल्फा बाय 2 में जाइए और फर्दर इवेल्युएट दिस क्वेश्चन। फाइनल आंसर होगा सी ऑप्शन I2 प्लस ए। लेट अस डिस्कस द सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आप लोग क्या कर रहे होंगे? आप लोग सिंपली LHS और RHS को सॉल्व करके कंपेयर कर रहे हो, कुछ गलत नहीं कर रहे हो, बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, बी स्क्वायर का मतलब होता है b इंटू बी, जैसे अपने रियल नंबर्स में होता है बिल्कुल वैसे ही। a स्क्वायर इज दिस, b स्क्वायर इज दिस, बट आई वुड सजेस्ट यू समथिंग स्मार्ट। ठीक, कैसे? देखो a प्लस बी का स्क्वायर होगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है, तो ये a इस a के साथ मल्टीप्लाई होके बनेगा a इंटू ए, ये a इस b के साथ मल्टीप्लाई होके बनेगा a इंटू बी। ऑर्डर मैटर करेगा, a लेफ्ट में b राइट में।
ये भी इस ए के साथ मल्टीप्लाई होके बनेगा बी इंटू ए, बी लेफ्ट में ए राइट में, ये भी इस बी के साथ मल्टीप्लाई होकर बनेगा बी इंटू बी। ठीक, अब बेटा रियल नंबर में क्या होता है, रियल नंबर में ना ये ए बी और बी ए सेम होते हैं, इसलिए हम लोग रियल नंबर में क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। रियल नंबर्स में ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैट्रिक्स में मनगढ़ंत फॉर्मूला मत बनाना, मैट्रिक्स में ये चीज इसके बराबर नहीं होती। मैट्रिक्स में a प्लस बी का स्क्वायर को आप ऐसे नहीं लिख सकते जस्ट बिकॉज ए बी और बी ए इक्वल नहीं है, इसीलिए। ठीक, इसीलिए तो हम लोग सिस्टमैटिकली जा रहे हैं, बेसिक से जा रहे हैं। तो ये अपना बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर। अब क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है, तो हम इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। किस चीज को, ये जो अपना निकल के आया है इसको हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इक्वेट कर देंगे। तो कैंसिलेशन स्टिल होल्ड्स है ना, हमने बात की थी ना, एडिशन जो होता है, एडिशन में कैंसिलेशन होल्ड करता है। तो अगर मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये क्या लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और क्वेश्चन ने क्या बोला है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो हम लोग ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, पहले हम चर्चा कर चुके हैं, कैंसिलेशन इन एडिशन इज अलाउड इन मेट्राइसिस, और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। तो क्या रिजल्ट बचेगा अपने पास, ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ठीक, तो आप लोग क्या कीजिए, आप ए बी प्लस बी ए सॉल्व करके जीरो से इक्वेट कर दो, आपको इजिली अपना आंसर मिल जाएगा। इट इज जस्ट अ शॉर्टर सोल्यूशन। ठीक, जो लोग ओरिजिनल क्वेश्चन में एलएचएस आरएचएस सॉल्व करके कंपेयर कर रहे हैं, आंसर उनका भी यही आएगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। वेयरएज आई एम सजेस्टिंग आप ए बी प्लस बी ए को जीरो से इक्वेट कर लो और सॉल्व कर लो, आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाएगा। तो हम लोग अब बात करते हैं इन जनरल, अच्छा इस पे आने से पहले थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट, ये जो प्रोडक्ट वाला चीज था, ठीक, तो होता क्या है, जो आपका ए बी और बी ए होते हैं, ए बी और बी ए इन जनरल तो इक्वल नहीं होते हैं, ये इक्वल नहीं होते हैं। अगर किसी केस में ये इक्वल हो जाए, अगर किसी केस में ये इक्वल हो जाए, सो वी से दैट ए एंड बी कम्यूट ईच अदर। अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो ए एंड बी कम्यूट ईच अदर, तो इसका मतलब वो बोल रहा है ए बी इक्वल टू बी ए है। और अगर वो बोलता है ए एंड बी एंटी कम्यूट ईच अदर, अगर ए और बी एंटी कम्यूट करते हैं तो ए बी इक्वल टू माइनस ए होता है। ये कुछ कुछ इवन फंक्शन ऑड फंक्शन जैसा है। जैसे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन में क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स इक्वल होते हैं कि नेगेटिव के साथ होंगे, इवन ऑड, तो उसी से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर ए बी और बी ए इक्वल है, ए बी और बी ए इक्वल है, तो हम वी से दैट ए एंड बी कम्यूट ईच अदर। और ए बी नेगेटिव ऑफ बी ए है, अगर ए बी नेगेटिव ऑफ बी ए है, वी से दैट एंटी कम्यूट करते हैं ए और बी। तो ये मुझे इस एग्जांपल से याद आया, इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, ए बी जो है वो माइनस बी ए के बराबर है। तो अगर ए बी माइनस बी ए के बराबर है, तो हम बोलेंगे पर्टिकुलरली इस एग्जांपल में, पर्टिकुलरली इस एग्जांपल में जो ए और बी है वो एंटी कम्यूट है, मतलब वो एंटी कम्यूटेटिव मैट्रिसेस हैं, वो एक दूसरे को एंटी कम्यूट करते हैं। ठीक, ये सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है जो मुझे ध्यान में आ गई, तो इसलिए मैंने बताई आपको। अच्छा, नाउ नेक्स्ट रिजल्ट इज ए बी का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है, अगर ए बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है, तो वी कैनॉट से दैट ए इक्वल टू जीरो होगा या फिर बी इक्वल टू जीरो होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रियल नंबर्स में ऐसा नहीं होता है। रियल नंबर्स में अगर दो रियल नंबर का प्रोडक्ट जीरो दे रखा है, तो आप लोग क्या बोलते हो, आइदर एक्स इज जीरो और वाई इज जीरो। रियल नंबर्स में दो रियल नंबर का प्रोडक्ट अगर जीरो होता है, तो आप बोलते हैं आइदर एक्स इज जीरो और वाई इज जीरो। बट इन मैट्रिसेस इट इज नॉट, इट कैन नॉट बी सेड लाइक दैट। ये बहुत अच्छा एक रिजल्ट है जो रियल नंबर से अलग है। एक काउंटर एग्जांपल मैंने इसलिए कंस्ट्रक्ट किया है, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस, यू विल गेट नल मैट्रिक्स। ठीक, इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो है। बट क्या ये नल मैट्रिक्स थी ए, क्या ये नल मैट्रिक्स थी बी? नहीं ना। सो ये रिजल्ट आप ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक ना एक को जीरो होना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। दोनों बिना नॉन नल, मतलब दोनों बिना जीरो मैट्रिक्स हुए भी जीरो हो सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन स्टिल बी अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक,
इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट जो है स्प्लिट हो जाता है। ये बहुत एक अच्छा रिजल्ट है, डिटर्मिनेंट जो स्प्लिट हो जाता है। ये डिटर्मिनेंट चैप्टर में हमने पढ़ा था इस वजह से। तो अगर ए इंटू बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट सेपरेटली कैलकुलेट करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में पढ़ते हैं हम और जो प्रोडक्ट मैट्रिसेस चैप्टर में पढ़ते हैं हम, वो दोनों सेम होते हैं, बिल्कुल रो टू कॉलम सेम स्टैंडर्ड से चलते हैं, इसलिए ये रिजल्ट निकल के आता है। अब इसका इंप्लीकेशन समझो। अगर कोई आपको बोलता है, इसका इंप्लीकेशन क्या है, अगर कोई आपको बोलता है कि a की पावर 100, लेट्स से समवन सेज यू कि भाई साहब a की पावर 100 जो है ना उसका डिटरमिनेंट बताओ कितना होगा, तो आप थोड़ी ना a मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते जाओगे 100 बार। आप लोग a मैट्रिक्स को, आप सोचो ना, a स्क्वायर निकालने में कितना टाइम लग जाता है। अगर a एक 3x3 मैट्रिक्स है तो उसका स्क्वायर कैलकुलेट करने में कितना टाइम लग जाएगा। आप लोग ऐसे लिखोगे, 2x2 ले लेते हैं सपोज, आप ऐसे लिखोगे रो कॉलम ऐसे खेलते जाओगे और a स्क्वायर आएगा। फिर वही मेहनत आप a क्यूब पे करोगे, वही मेहनत a पावर 4 पे करोगे, तो a पावर 100 निकाल लोगे, फिर डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे, कितना टाइम लगेगा। इसलिए अपना रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि हम बोलते हैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट लू या पहले ही डिटर्मिनेंट लेके बाद में मल्टीप्लाई करूं आंसर्स को, सेम बात है। तो इन शॉर्ट हमें अगर ऐसा बोला जाता है कि a पावर 100 का डिटर्मिनेंट निकालो, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि भाई साहब डिटर्मिनेंट a निकाल के 100th पावर ले लो। ठीक, दिस इज द रिजल्ट विच आई एम टॉकिंग अबाउट। इस पे IIT JEE सॉरी, इस पे IIT JEE मेन और IIT JEE एडवांस में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, किस टाइप का, किस प्रोफाइल का आता है। एक एग्जांपल, अगर a मैट्रिक्स इसके बराबर है, a क्यूब का डिटर्मिनेंट है ये, तो फाइंड अल्फा। तो आप लोग क्या करोगे पता है, आप लोग अगर आपको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो आप a लिखोगे, उसको a से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आता है उसको फिर से a से मल्टीप्लाई करोगे। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप परफॉर्म करोगे, फिर जो मैट्रिक्स निकल के आएगी, जो a क्यूब वाली मैट्रिक्स निकल के आएगी 2x2 की, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करोगे और फिर 343 से इक्वेट करोगे। तो भाई क्यों करना, मैं ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म ही क्यों करूं, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टी पता है ना, मुझे प्रॉपर्टी पता है कि a क्यूब का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट a का क्यूब होता है। तो मैं सिंपली इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर दूंगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 18, और ये जो क्यूब होगा ये 343 के बराबर होगा। दिस मीन्स अल्फा स्क्वायर माइनस 18 इज 7, सो अल्फा स्क्वायर इज 25। तो अपना अल्फा होगा इधर +5 और -5।